नमस्कार, मैं ओंकार सिंह शेखावत। आज हम जो हमारी प्रस्तावित शिक्षा प्रणाली है उसके प्री स्कूल वाले हिस्से पर ही थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। क्या हमारे पास संसाधन है? क्या सिर्फ पॉलिसी बनाने से? डॉक्यूमेंट अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मेहनत से बनाया गया है। डॉक्टर कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में काफ़ी लोगों ने सुझाव भी दिए हैं और एक प्रॉमिस है कमियों को दूर करने का। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट काफ़ी नहीं होता, लोगों की प्रतिभागिता होनी चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए और प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छे सिस्टम को लागू करने में ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा योगदान है, और नहीं तो वही सिस्टम बुराई भी बन जाता है। तो थोड़ा सा इस पर आगे विस्तार से बात करते हैं। हमारी थोड़ी आलोचनात्मक दृष्टि भी रहेगी, लेकिन जैसा हमने शुरू में ही कहा कि सिस्टम अच्छा है। भारतीय शिक्षा प्रणाली 15 लाख से अधिक स्कूलों, 85 लाख से अधिक शिक्षकों और 33 करोड़ बच्चों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था है, यूनेस्को ने लिखा है। प्री प्राइमरी एजुकेशन विषय पर पिछले वीडियो में हमने जाना था कि फाउंडेशन स्टेज की तैयारी के लिए वर्तमान में चल रहे 13.77 लाख, इससे थोड़े ज़्यादा होंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित किया जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के नए भवन, बच्चों के लिए खिलौने और सीखने के उपकरण भी दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र के स्टाफ को 6 माह या 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस 3 से 5 साल तक के बच्चों को पहली बार शिक्षा व्यवस्था के दायरे में लिया गया है। हालांकि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आएंगे, ये महिला और बाल कल्याण विकास मंत्रालय के अंडर में काम करेंगे, और ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में पहले कभी रही नहीं है। तो ये एक नया प्रयोग है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना 1975 में हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में भूखमरी और कुपोषण की समस्या से लड़ना। यानी इन केंद्रों में वो बच्चे आते थे मुख्य तौर पर जिन्हें पर्याप्त भोजन 3 समय का नहीं मिलता था, जिन्हें प्रोटीन और बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पाते थे, और उसी हिसाब से उनका भोजन वगैरह भी बनाया जाता था। लेकिन अब सीन चेंज हो चुका है। अब खाली दलिए खिचड़ी से काम नहीं चलेगा। बच्चों को स्वादिष्ट, पोषक और उनकी मनपसंद का खाना देना पड़ेगा, जिससे इन केंद्रों में आने के प्रति उनका आकर्षण बना रहेगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि छोटे बच्चों के साथ काम करने के लिए शैक्षिक योग्यता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना मानसिक दृष्टिकोण। आंगनबाड़ी केंद्रों में हमें ऐसे कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी जिनकी बच्चों के साथ काम करने में गहरी रुचि हो। दूसरे जो देश हैं जैसे जर्मनी है, जापान का प्री स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, फिनलैंड का है, वहाँ पर भी इन छोटी उम्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों का चयन बड़े ही एप्टीट्यूड टेस्ट और परीक्षण के बाद किया जाता है। हर कोई इन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, और ऊपर से उन्हें लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है। और हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनके सामने कई समस्याएं हैं, उनको कई कामों में लगाया जाता है। वो टीकाकरण और पोषण तक ही उनका काम सीमित था, इसलिए इसका एक बार मूल्यांकन भी करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो जिम्मा है 8 साल तक की उम्र के बच्चे यहाँ पर हालांकि 5 साल तक के ही होंगे, पर 8 साल तक बच्चे के दिमाग में जितने परिवर्तन होते हैं उतने जिंदगी के किसी पड़ाव में नहीं होते। इस दौरान बच्चे के शारीरिक ही नहीं, सामाजिक, भावनात्मक और
संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, और साथ साथ में बच्चा भाषा की बारीकियां भी सीखता है। इसलिए बच्चे के आत्मविश्वास, संस्कार, दुनिया के दृष्टिकोण यानी दुनिया के प्रति जो दृष्टिकोण है वो भी इसी उम्र में बनता है। इसलिए बालवाटिका और घर दोनों का वातावरण बहुत अधिक मायने रखता है। वैसे तो 135 करोड़ की जनसंख्या आर्थिक और भौतिक संसाधनों के लिए एक बड़ी समस्या है, और जिसमें से अगर आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन लो तो 33 करोड़ है इस समय। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी दौलत भी है। 33 करोड़ दिमाग और शरीर समाज का नक्शा बदल सकते हैं। इसमें पता नहीं कितने कलाम, कितने सुंदर पिचई, नारायण मूर्ति और अजीम प्रेम जी छिपे हुए, या कम से कम संभावना जरूर है। पर ये कैसे आएंगे? ये आएंगे शिक्षा की छलनी से ही। सरकारें बजट उपलब्ध करा सकती हैं, लेकिन शिक्षा नीति की सफलता है वो सबके सम्मिलित प्रयास पर निर्भर करती है। आज हमारे समाज में जो हम समस्याएं देखते हैं, वैसे आलोचना करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि किसान थोड़ी सी उपज बढ़ाने के लिए बेइंतहा रासायनिक खाद डाल देते हैं, सब्जियों में रंग मिलाए जाते हैं जिससे कि मुनाफा बढ़ सके, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मिलावटी दवाओं का व्यापार होता है, और सरकारी क्षेत्र में तो भ्रष्टाचार के मामले में भारत पहले नंबर पर आ ही गया है एशिया के अंदर। बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये समस्याएं नहीं हैं, ये लक्षण है, सिम्टम है। और ये सिम्टम हमारी जो एजुकेशन की पद्धति है उसकी कमियों की ओर संकेत करते हैं। वरना ये कैसे हो सकता है कि एक जागरूक नागरिक सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए किसी की जान से खिलवाड़ कर सके। हमने बच्चों को ये संस्कार कब दिए? हम देते ही नहीं। ग्रेड पास करना, फर्स्ट आना, यही हमारी नौकरी मिल जाए सरकारी, यही हमारी प्राथमिकता रहती है। लेकिन इसे बदलने का समय आ गया है। दुनिया में भारत की छवि बदल रही है। देखिए, संसार में दो ही चीजें मायने रखती हैं, धन और शक्ति। जब संपन्नता बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार को मिटाना ज्यादा आसान होगा, विषमता को भी मिटाना आसान होगा। संपन्नता का अर्थ है व्यक्ति के पास शक्ति, परिवार के पास शक्ति, समाज के पास शक्ति और राष्ट्र के पास शक्ति। केवल शक्ति की ही पूजा होती है, चाहे कलयुग है चाहे सतयुग। इसलिए हम देवताओं को पूजते हैं, देवियों को पूजते हैं, और इन 100 तालों की एक ही चाबी है, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा। आने वाले एपिसोड्स में हम जो इससे अगला स्तर है, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी और फिर हायर एजुकेशन, उस पर भी बात करेंगे। आपके मन में जो विचार आते हैं या कोई सुझाव या कमेंट हैं तो वो आप नीचे लिख सकते हैं, मैं इन्हें पढ़ूंगा और आने वाले एपिसोड्स में उनको शामिल करने की कोशिश करूंगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।